हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी बीएसबी जो पटना आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, उसी का आज हम लोग जो आप लोगों का साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो आज हम लोग विज्ञान मॉडल पेपर सेट 1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला। और इसमें हमने उन सभी क्वेश्चंस को रखा है जो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएंगे। और इसमें कुल कितने क्वेश्चंस है, तो इसमें कुल जो क्वेश्चंस की संख्या है वो है 40 और इसमें सभी जो क्वेश्चंस है वह सभी ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और इसका जो मार्क्स यानी नंबर का जो हो जाएगा यह 40 नंबर, पूरे 40 नंबर का है। तो फटाफट से हम लोग अपने समय को गवाए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो आप लोगों के मॉडल सेट का क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी जिसे F से डिनोट करते हैं, किसका दर्पण का होता है, सो फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। क्या समतल दर्पण का होता है, क्या उत्तल दर्पण का होता है, क्या उत्तल दर्पण का होता है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोगों का मॉडल सेट का वही इस प्रकार से है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी जिसे F से डिनोट करते हैं वह किस दर्पण की ऋणात्मक होती है। क्या समतल दर्पण का होता है, क्या अवतल दर्पण का होता है, क्या उत्तल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं। तो जब मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाया था तो वहां पर भी बताया था कि ऋणात्मक जो होता है ना फोकस दूरी वो होता है अवतल दर्पण का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा अवतल दर्पण का। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि धनात्मक यानी पॉजिटिव, तो अब आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण। तो ये दोनों आपके लिए जरूरी है, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि दर्पण की फोकस दूरी F और त्रिज्या R में संबंध है। इन दोनों में संबंध क्या है, तो इसका जो संबंध है यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोगों से अमेरिकन में और जब कभी कभी फॉर्मूले के रूप में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि अभी यहाँ पर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वह होता है F = R/2। F = R/2 होता है। तो ये कहाँ पर है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा F = R/2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा गया है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। या मीन्स क्या हुआ कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए स्पष्ट जो न्यूनतम दूरी चाहिए वो कितना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो न्यूनतम दूरी हो चाहिए ना वो चाहिए 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आप लोग ध्यान से दीजिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। कितना बार क्या होता है कि बच्चे हड़बड़ी में 25 मीटर मार के चले जाते हैं, तो 25 मीटर नहीं होता है। कितना होता है, तो वह 25 सेंटीमीटर होता है। तो आप लोग ध्यान से मार कर आइएगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। मीन्स जैसे कि एक ये प्रिज्म होता है, तो प्रिज्म से जब यह श्वेत प्रकाश गुजरता है तो हम लोग जानते हैं कि यह 7 भागों में, ऐसे क्या होता है कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 2 4 6 7 हो गया। तो इसमें पूछा गया कि सबसे कम झुकता है, यानी क्या कि ये सबसे ऊपर जो है ना ये कौन सा रंग होता है। तो हम लोग किस रंग से लिख रहे हैं, लाल रंग से लिख रहे हैं। तो लाल रंग जो होता है ना ये सबसे कम होता है जो झुकता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा लाल। लाल जो है सो सबसे कम झुकता है। लेकिन अगर पूछे कि ज्यादा कौन झुकता है, मतलब कि जो यहाँ पर झुकता है वो सबसे ज्यादा कौन झुकता है, तो वह झुकता है बैगनी रंग। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, आप लोगों से में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से पूछा गया है कि मानव नेत्र की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। यानी जो हम लोगों का नेत्र है ना यानी आँख, उसके रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब वह कैसा होता है, वही आप लोगों से पूछा गया है। क्या वह आभासी और सीधा होता है, क्या वह वास्तविक और उल्टा होता है, क्या वह आभासी और उल्टा होता है, या वास्तविक और उल्टा होता है। तो जो हमारे रेटिना पर जो छवि बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है वह होता है ना, सो होता है वास्तविक और उल्टा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा वास्तविक और उल्टा।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है कि आकाश नीला प्रतीत होता है, यानी जो हम जब ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारा आकाश क्या है कि नीला की तरह दिखाई देता है। तो यही पूछा गया है कि क्यों दिखाई देता है, क्या प्रकाश के परावर्तन के कारण, क्या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का जो नीला दिखाई देता है ना, वो दिखाई देने का कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन के। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है कि किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। मीन्स इन चारों में से वो कौन सा दर्पण है जिससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज आप लोगों का बनता है वो बड़ा बनता है। तो जब मैंने आपको इसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाया था तो वहाँ पर भी बताया था कि सो अवतल दर्पण जो होता है ना, सो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 8 उसी के नीचे इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि जो होता है यानी सिर्फ निकट की ही वस्तु को दिखता है और दूर की वस्तु को नहीं दिखता है, तो वही पूछा गया है कि उसकी दृष्टि को निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्या समोत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, या अवतल लेंस का, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने जब आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाया था तो वहां पर बताया था कि निकट, निकट जब आप लोग बोलिएगा ना तो निकट और लास्ट में आता है ना, तो अ से क्या हो जाता है अवतल लेंस। ऐसे कर कर आप लोग याद रख सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगर दूर पूछे तो जब आप लोग दूर बोलिएगा ना तो उर यानी ऊ का आवाज आता है, तो उसे उत्तल लेंस। ऐसे कर कर आप लोग इजिली इसे याद कर सकते हैं। और मैं अच्छी तरह से आप लोगों को सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते जा रहा हूं कि आखिर ऐसा इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी ही क्यों, ऑप्शन नंबर ग ही क्यों, ऑप्शन नंबर मीन्स। तो ये ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही हम लोग ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज इस पर लाते रहेंगे। तो जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। यानी वो इन चारों में से वो कौन सा उपकरण जो ये बताता है कि विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। यानी कोई भी अगर परिपथ है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, तो उपस्थिति को कौन दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है, वो दर्शाता है गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। और वोल्ट मीटर क्या है कि वोल्ट मीटर वोल्ट को मापता है। तो यह विभवांतर जो होता है, विभवांतर जिसका SI मात्रक वोल्ट होता है, उसे मापने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से पूछा गया है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। जो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम है उस नियम को प्रतिपादित किसने किया था। क्या ऑस्टेड ने किया था, फ्लेमिंग ने किया था, आइंस्टीन ने किया था, या मैक्सवेल ने किया था। आप लोग बताइए कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ के जो नियम के अंगूठा है ना, इसको प्रतिपादित किया था मैक्सवेल साहब ने। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और बहुत ही VBI है, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही VBI है। हर एक बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। और जस्ट मैंने अभी इसी का आंसर बताया था कि विभवांतर का SI मात्रक होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका SI मात्रक क्या होता है। तो उसका SI मात्रक जो होता है ना, वो उसका SI मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। और बात करें ओम, तो ओम जो होता है ना, यह प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। किसका होता है, तो यह प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। अगर अभी तक जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैंने करवाया है और उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैंने सभी का जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और कूलम्ब जो होता है ना, यह कूलम्ब होता है आवेश का। कूलम्ब किसका होता है, तो कूलम्ब होता है आवेश का होता है। और एम्पियर जो होता है, एम्पियर होता है धारा का। तो मैंने चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोगों को इन चारों को भी याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। यानी कि प्रतिरोधों को हम लोग किस संयोजन में जोड़े कि उसका मान बढ़े। क्या श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बढ़ता है, क्या समानांतर क्रम में जोड़ने पर बढ़ता है, या समानांतर और श्रेणी दोनों क्रम में जोड़ने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम जो होता है ना, जिसका फॉर्मूला RS इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 ऐसे ऐसे डॉट डॉट। तो यह इसमें क्या होता है ना कि इसमें जब आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़िएगा ना तो उसका मान जो होता है ना प्रतिरोध का वो बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना इस प्रकार से पूछा गया है कि चुंबकीय बल, यहाँ पर बल है, बल रेखाओं की प्रकृति होती है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होता है उसका प्रकृति कैसा होता है, क्या वह काल्पनिक होता है, क्या वो वास्तविक होता है, या काल्पनिक और वास्तविक दोनों होता है, या इनमें कोई नहीं होता है। आप लोग बताइए कि चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति कैसा होता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो प्रकृति होता है ना वह काल्पनिक होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 और ये भी VBI क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना ये बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। लेकिन अगर पूछे कि आवेश पर कितना होता है, सॉरी यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। हमें लगा कि यहाँ पर कूलम है तो अब यह आवेश का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये इस प्रकार से पूछा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो मैंने जब आप लोगों को जब फिजिक्स के कराया था तो उसमें बताया था कि नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा होता है, जो हमें हमेशा मिलता रहे, यानी जो हमें नेचर हमेशा देता रहेगा। तो कौन देता रहेगा, तो वह सौर ऊर्जा, क्योंकि सूर्य जब तक है जब तक वह एनर्जी देता ही रहेगा, यानी वह लिमिटेड नहीं है, वह हमेशा देता ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यह नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से पूछा गया है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन से लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। सिंपल आप लोगों से पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया है चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाते समय भी, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपसारी लेंस किसे कहा जाता है। तो अपसारी लेंस जो कहा जाता है ना, यह कहा जाता है अवतल लेंस को। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, अवतल लेंस। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं। तो आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना वो इस प्रकार से पूछा गया है कि प्रकाश का प्राथमिक रंग है, यानी जो लाइट आता है उसका प्राथमिक प्राइमरी कलर कौन कौन से है। क्या लाल है, क्या हरा है, क्या नीला है, या इनमें कोई, सॉरी यहाँ पर इनमें कोई नहीं बल्कि यहाँ होगा सभी। क्या होगा, सभी होगा। तो मैंने आपको जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाया था तो वहां पर आप लोगों को इसका याद करने के ट्रिक बताया था, क्या कि लाहनी प्राथमिक कलर को याद करने का ट्रिक क्या बताया था कि लाहनी, जहां लाश हो जाएगा लाल, हस हो जाएगा हरा, और नी से क्या हो जाएगा तो नीला, यानी ये तीनों के तीनों क्या है, तो ये प्राथमिक रंग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और ये भी बहुत VBI क्वेश्चन है कि 1 HP बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। HP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HP का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। तो वही पूछा है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है। तो 1 हॉर्स पावर जो इक्वल टू होता है ना, यह होता है 746 वाट के। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 746 वाट के। और वाट किसका SI मात्रक होता है, तो वाट जो होता है ना वह शक्ति का ही SI मात्रक होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। यानी हमारे नेत्र आंखों का वो कौन सा भाग हो जाए जो रंगीन होता है, यानी वो कलर से होता है। तो कौन सा भाग होता है, तो कौन सा भाग होता है, वो भाग होता है कॉर्निया। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है ना वो रंगीन भाग होता है हमारे आँख का।
क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से पूछा गया है कि विशालक शीशा होता है, विशालक शीशा कौन सा होता है? क्या अवतल लेंस होता है, क्या उत्तल लेंस होता है, या अवतल दर्पण होता है, या उत्तल दर्पण होता है? आप लोग बताइए कि विशालक शीशा होता है वह कौन सा होता है? तो विशालक शीशा जो होता है ना वह उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। और हम लोग क्या करेंगे ना कि अब थोड़े स्पीड को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें 40 क्वेश्चंस करने हैं और बहुत ही कम समय में करना है, ताकि आप लोगों का समय भी वेस्ट नहीं हो। हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं, तो ऑफलाइन क्लास को नहीं छोड़ना है, आप लोग ऑफलाइन क्लास भी लीजिए, लेकिन साथ ही साथ ऑनलाइन हम जो कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं उसे भी रेगुलरली फॉलो करते रहिए। और आप लोगों को एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। जैसे कि कोई भी परिपथ है तो उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उस वही पूछा गया कि जो गतिशील कण प्रवाहित होता है वो कौन सा होता है? क्या परमाणु होता है, क्या इलेक्ट्रॉन होता है, क्या आयन होता है, या प्रोटॉन होता है? तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी परमाणु के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वह चलते रहता है, और प्रोटॉन और जो होता है कि न्यूट्रॉन वो अंदर होता है, जो न्यूक्लियस में वह स्थिर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चलते रहता है, गतिशील रहता है। उसी के कारण क्या होता है कि धारा प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर अगर कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना वो माइनस यानी ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना वो इस प्रकार से पूछा गया कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का है, आवेश का है, ऊर्जा का है, या इनमें से कोई नहीं है? तो एम्पियर घंटा जो है ना ये किसका आवेश है? तो इसका पता करने के लिए आपको फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। तो अगर आपने आवेश का फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी Q इक्वल टू आई, Q इक्वल टू आई ही होता है। क्या होता है आवेश का फॉर्मूला? आवेश का होता है ना, तो आई क्या होता है कि आई को हम लोग मापते हैं एम्पियर में, और T क्या है कि समय, तो समय क्या हो गया? घंटा। तो ये एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो गया? यह हो गया आवेश का। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, आवेश का, यानी चार्ज का, जिसे इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट के बराबर इनमें से कौन सा है? तो वाट के जो बराबर है ना वह है जूल बटा में सेकेंड, यानी पावर। पावर का फॉर्मूला आपको बताओ तो ये होता है P इक्वल टू W बटा में T। और मैंने बार बार रिपीट किया कि W क्या है? यानी कार किस में मापते हैं? तो जूल में। और T क्या है? समय। तो समय यानी सेकेंड, तो जूल बटा में सेकेंड क्या हो जाएगा? तो वॉट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, जूल बटा में सेकेंड। जे मीन्स क्या होता है कि जूल, और एस से क्या हो गया? सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसके नीचे इस प्रकार से कि विद्युत धारा का मात्रक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना वो इस प्रकार से पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? क्या वो ऑक्सीजन है जिसे O2 से डिनोट करते हैं, क्या अमोनिया है जिसे NH3 जिसका फॉर्मूला होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे CO2 जिसका फॉर्मूला होता है, या नाइट्रोजन है जिसे N2 से डिनोट करते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है ना वह कौन है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये अब आप लोगों से बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो शरीर में भोजन का पाचन होता है ना वो उपचयन प्रक्रिया होता है, वो उपचयन अभिक्रिया होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, उपचयन। उपचयन। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है ना वो इस प्रकार से पूछा गया है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जब काली चूना होता है तब उस पर जब जल डालते हैं तो अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माशोषी होता है, विस्फोटक होता है, या इनमें कोई नहीं होता है। आप लोग बताइए कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है, वो कौन सा अभिक्रिया होता है, तो वह जो अभिक्रिया होता है ना वो होता है ऊष्माक्षेपी होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, यानी ऊर्जा का उसमें हानि होता है, ऊर्जा निकलता है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना वो इस प्रकार से आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। इन चारों में सबसे क्रियाशील कौन है? क्या कॉपर है जिसे Cu से डिनोट करते हैं, क्या पारा है जिसे Hg से डिनोट करते हैं, क्या चांदी है जिसे Ag से डिनोट करते हैं, या सोना है जिसे Au से डिनोट करते हैं। तो सबसे अधिक जो इनमें चारों में जो क्रियाशील है ना वह है कॉपर, जिसे Cu से डिनोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा कॉपर। मैं अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करते चल रहा हूं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है और यह क्यों आंसर है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और आप लोग ऐसे ही क्लास लगातार चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे ना कि वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि वो भी अपनी तैयारी की मजबूती दे सके बिगिनर्स लर्न के साथ। और लास्ट में क्या करेंगे ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस पर चलता रहेगा। तो जब भी वीडियो अपलोड होगा ना तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है ना वो इस प्रकार से आप लोगों से पूछा गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कार नहीं कर देता है, तो उसका पीएच मान होता है। अगर कोई लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है। सबसे पहले तो हम ये समझना हो जाएगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है मीन्स क्या है कि वह क्षार है, वह क्या है, वह क्षार है यानी बेस है। और बेस का हम लोग जानते हैं क्या कि 7 से अधिक होता है, क्या होता है कि ग्रेटर देन 7 होता है, ग्रेटर देन 7 होता है, 7 से बड़ा होता है वही तो क्षार होता है। पीएच मान जिसका 7 से अधिक होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पीएच मान 7 से बड़ा कौन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर क में देखिएगा तो 11, तो ये भी 7 से बड़ा है। ऑप्शन नंबर ख है 10, तो ये भी क्या है कि ये भी 7 से बड़ा ही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, क और ख दोनों के दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना वो इस प्रकार से आप लोगों से पूछा गया है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं। यानी जो एल्काइन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं। तो उसमें कितना होता है, तो उसमें होता है ना वह 3 होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जो आप लोगों से पूछा गया है ना वो इस प्रकार से कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। यानी ग्लूकोज का आणविक सूत्र आप लोगों से सिंपली पूछा गया है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो मैंने ये बार बार आप लोगों को बताया कि ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है ना वो होता है C6H12O6। यही जो होता है ना ये ग्लूकोज का तो आणविक सूत्र होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क में क्लियरली देख सकते हैं कि दिया हुआ है यहाँ पे जो ये डबल सी है ना ये सी नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क जो हो जाएगा ना ये ऑप्शन नंबर क राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है ना वह इस प्रकार से है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं, प्लास्टिक कहलाते हैं, या रबर कहलाते हैं। आप लोग बताइए कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं साबुन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क हो जाएगा साबुन, सोप जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। यानी जो CHO है ना ये किस अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। क्या एल्डिहाइड, यहाँ पर ड है, एल्डिहाइड को कहते हैं, अल्कोहल को कहते हैं, कीटोन को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो CHO जो होता है ना ये एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील मूलक होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क हो जाएगा एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का। और लेकिन अगर आपसे पूछे कि अल्कोहल का, तो
तो जो अल्कोहल का होता है ना वो होता है OH, OH होता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और अगर पूछे कि कीटोन का, तो कीटोन का जो होता है ना वो होता है CO होता है। तो मैंने क्या किया कि तीनों के तीनों ऑप्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है वह इस प्रकार से पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, जैसे कि हमारा आवर्त सारणी जो है उसमें क्या है कि 18 जो है ना वह वर्ग है, ऐसे ऐसे करके 18 वर्ग है, और ऐसे ऐसे करके आवर्त कितने हैं तो 7 है। तो वही पूछा गया कि आवर्त में जब आप लोग ऐसे से ऐसे बढ़िएगा तो उसमें पूछा गया कि परमाणु त्रिज्या क्या है, कि परमाणु त्रिज्या क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब आवर्त में हम लोग इधर से उधर बढ़ते हैं बाएं से दाएं की ओर, तो उसका जो परमाणु त्रिज्या आता है ना वह घट जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, घटती है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन जो है जिसे SI, जिसका SI से डिनोट करते हैं, यह सिलिकॉन क्या है, क्या एक धातु है, मेटल है, क्या एक धातु है, नॉन मेटल है, क्या एक उपधातु यानी मेटलोइड है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, उपधातु। और आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि सिलिकॉन का ही उपयोग जो आप लोगों के घर में सोलर सेल कहीं पर जाते होइएगा तो देखते होइएगा, तो सोलर सेल जो बना होता है ना वह यह सिलिकॉन का ही बना होता है। तो आप लोगों से यह भी कहीं पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन धनात्मक तत्व है। इन चारों में से कौन धनात्मक तत्व है, यानी कि दूसरों को इलेक्ट्रॉन देता है। कौन देता है दूसरों को इलेक्ट्रॉन, क्या कार्बन देता है, क्या क्लोरीन देता है यानी धनात्मक तत्व है, या सोडियम धनात्मक तत्व है, या फास्फोरस धनात्मक तत्व है। तो कौन धनात्मक तत्व है, तो धनात्मक तत्व जो है ना वह सोडियम है, जिसे Na से डिनोट करते हैं, Na से डिनोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध जो है उसको किस राज्य में बनाया गया है, क्या उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, क्या उत्तराखंड में बनाया गया है, क्या राजस्थान में बनाया गया है, या अपने बिहार में बनाया गया है। तो टिहरी बांध का जो निर्माण हुआ है ना यह हमारे उत्तराखंड में हुआ है। जो उत्तर प्रदेश से सटा, जो उत्तर प्रदेश से हटा है वही उत्तराखंड में बना है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। इन चारों में से वो कौन सा धातु है जिसे हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर, जो आप लोगों को घर में होगा केरोसिन जो मिलता है आप लोगों को कोटा उटा में, उसका जो केरोसिन तेल में डुबा कर कौन से धातु को रखते हैं। तो किसे रखते हैं हम लोग, तो सोडियम को। क्योंकि क्या है ना कि सोडियम बाहर निकलते ही क्या करता है कि वायु के संपर्क में आकर जलने लगता है, इसलिए हम लोग उसे ना हमेशा क्या करते हैं कि केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, सोडियम। और आप लोग एक बात याद और रखिएगा कि सोडियम को हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को हम लोग चाकू से इजीली काट सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो इस प्रकार से है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, यानी जो डिटर्जेंट पाउडर आप लोगों को घर में सर्फ होता है, सर्फ जानते हैं ना, तो वही सर्फ से पूछा जाता है कि बनाए जाते हैं, क्या बनाया जाता है। सर्फ एक्सेल बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है, इजी सर्फ बनाया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइए कि अपमार्जक से क्या क्या बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से जो बनाया जाता है ना वो सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, तीनों के तीनों बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सभी के सभी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है ना, ये बहुत ही बीपीआई क्वेश्चन है, बहुत ही बीपीआई क्वेश्चन है। आप लोगों के सोशल साइंस का ज्योग्राफी है ना, उसी से भी रिलेटेड है। आप लोगों के केमिस्ट्री, आप लोगों का फिजिक्स है ना, इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों से ये पूछा जाता है कि सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। और ये मैंने अभी जस्ट आप लोगों को जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था सिलिकॉन के बारे में, तो कि सिलिकॉन एक उपधातु है, तो यह क्या है कि सोलर सेल में इसका उपयोग हम लोग बनाने में करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग हम लोग सोलर सेल में बनाने के करते हैं। तो आज जो है ना हम लोगों का जो साइंस के पहला मॉडल सेट था उसका 40 क्वेश्चन को आज हमने कंप्लीट कर लिया है, और बहुत ही कम समय में किया है, क्योंकि आप लोगों को ऑफलाइन क्लास भी लेना होता है और साथ ही साथ अभी दूसरे सब्जेक्ट को भी कवर करना होता है। तो आप लोग ऐसे करके हमने आपको कम समय में इस पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज पर चलता रहेगा।